सारी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने अर्जुन और एकलव्य दोनों का आपने जिक्र सुना होगा, दोनों के किस्से आप जानते हैं। जो कहना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन को द्रोणाचार्य ने हाथ पकड़ के सिखाया, ट्रेनिंग दी, और एकलव्य को उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य में जो बोलते ना श्रद्धा भाव था, वो शायद अर्जुन से भी कहीं गुना ज्यादा था। कि पत्थर की, वो मिट्टी की मूर्ति बना करके भी ज्यादा श्रद्धा भाव के साथ उसने ट्रेनिंग से नहीं, प्रैक्टिस से अर्जुन से भी ज्यादा सीख लिया। तो सीखना जो है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने गुरु में श्रद्धा। गुरु में श्रद्धा का मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष में श्रद्धा हुई जरूरी नहीं है। आज का दौर थोड़ा सा बदल गया है। हर व्यक्ति जो आपको सिखा रहा है, सिखाना चाह रहा है, उस मोमेंट में वो आपका गुरु है। क्योंकि अब कोई एक गुरु नहीं होता है। एक विषय का एक गुरु है, दूसरे विषय का दूसरा गुरु है। कोई आपको घर पे खाना बनाना सिखा रहा है तो वो गुरु हो गया। हर चीज में आपका उस मोमेंट के लिए कोई ना कोई गुरु होता है। वो चीज सीख तभी सकेंगे जब सिखाने वाले में आपकी अगाध श्रद्धा होगी। ध्यान रखिएगा, बिना श्रद्धा और विश्वास के सीखना नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इस समय बीएसटी की क्लास में जुड़े हुए हैं तो इतना मान के चलिए कि मेरा कोई हित नहीं है अगर मैं आपको कोई गलत बात बताऊं या आपको कोई ऐसी चीज बताऊं जिसमें मेरा कोई हित सध जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो चीजें बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपके अगर परिणाम अच्छे आएंगे तो हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि माता पिता के बाद अगर आपके अच्छे परफॉर्मेंस से कोई पसंद होगा तो आपका टीचर होता है। तो मैं होऊंगा, डेफिनेटली होऊंगा, इतना मेरा स्वार्थ है आपको ये बताने में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बाकी बच्चों की देखा देखी में कभी भी नॉन सीरियस मत होइएगा। क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ऐसा बहुत सारे आसपास आपके बच्चे होंगे जो कहते होंगे कि कहाँ रोज लाइव क्लास में जुड़ जाते हो, क्या मिलता है, वही नोट्स बताते हैं सर, जो किताब से देख के उतार लो। नोट्स उतारना नहीं है बच्चों, उसमें जो नई बातें बताई जाती है उनको शामिल करके, अपनी बातें शामिल करके तब उन्हें बनाना होता है। किताब से उतार लेने में कोई फायदा नहीं, किताब में तो लिखा ही है। अगर आप उसे एज इट इज उतार लेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। हाँ, लिखने का एक फायदा है, इतना नहीं होगा। जो बातें अलग से बताई जाती हैं उन्हें ऐड कीजिए उसमें। कुछ बातें जब आप पढ़ रहे हैं तो अपना ऐड कीजिए, अपनी भाषा, अपने शब्द कुछ डालिए। ये आपके अपने नोट्स होते हैं। अपनेपन के साथ जब नोट्स बनाओगे तो आपको अपना जैसा लगेगा, आपको उसे पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, जो अपनी चीज होती है वो सबको बड़ी प्यारी होती है। आपका नाम ले लीजिए, आपको प्यारा है ना। आपकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। आप कोई सी एक कविता की छोटी सी लाइन कुछ बना लेते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगती है। आप कोई गाना गाइए, उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, भले बेसुरा गाया हो आपने, लेकिन आपको वो बड़ी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि अपनापन अच्छा लगता है। तो नोट्स बनाइए, उसमें कुछ अपनापन डालिए। ये साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ, प्लीज समझिए इस चीज को। अभी बहुत समय है, अभी बहुत नुकसान नहीं हुआ है आपका। अगर जरा सा भी नॉन सीरियसनेस का भाव आया हो तो उसे मन से पूरी तरह से हटा दीजिए। जैसे श्रुति जुड़ी हुई है और इनका कैमरा ऑफ है, इसका कारण क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद को पूरी तरह से समर्पित करने जैसा नहीं है। अगर आपको कहा जा रहा है कि आप अपना कैमरा ऑन करें तो आपको कर लेने चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस समय श्रुति सुन रही है या सो रही है। जब कैमरा ऑन कर लिया तो इनके चेहरे के भाव सर बताते हैं कि ये साथ साथ चल रही है। अगर नहीं इन्होंने ऐसा सर तो फिर सर सर हाँ, सुन रहे थे सब, मेरे पैर में फ्रैक्चर हो सब, मैं इसलिए लेटी हुई थी। अभी तो तुम बैठी हुई हो ना, जैसे ही कहा तुरंत कैमरा ऑन कर लिया। अगर किसी के पैर में सर मेरे पैर तो वो बैठ सकता है थोड़ी देर के लिए। इस समय बैठी ही हो, तुम इस समय लेटी नहीं हो। सर बैठ गए। सर आपने कहा है तब बैठ गए हैं। अच्छा, तब बैठ गए। चलिए, अच्छी बात है। आप लेटे लेटे भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, लेटे हुए कोई बुराई नहीं है। पता चल जाएगा कि हाँ श्रुति को पैर में फ्रैक्चर हुआ है, प्रॉब्लम है, तो लेटे लेटे भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास सुन रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशंस बता पाएंगे कि हाँ आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो जहां तक संभव हो अगर बैठना, क्योंकि दिन भर तो नहीं लेटे रहते होंगे, कभी तो बैठते होंगे, तो बैठने का समय क्लास का कर लीजिए, आधा घंटा, क्या दिक्कत है। क्योंकि जब आपके पैर में फ्रैक्चर है तो कमर और रीढ़ की हड्डी तो भगवान की कृपा से सही सलामत है, उसका इस्तेमाल करिए, है ना। और जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, खूब चलिए फिरिए आराम से। तो हम अभी जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए।
नॉन सीरियसनेस आपके लिए इस समय बड़ा खतरा है। 12th में आते आते ये बहुत होता है। एक चीज और कहूंगा, डिस्ट्रैक्शंस इस समय इतने हैं आपकी लाइफ में जितने कभी किसी की लाइफ में नहीं रहे जब वो 12th का विद्यार्थी था। ये आपका दुर्भाग्य भी है कि इस समय आपको 12th में होने के बावजूद इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस मिले हैं, क्योंकि एक तो आपको फोन मिला है, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? तो अगर नहीं आपको आ रही है तो कोशिश करिए। सर बीच में आवाज कट जाती है। ओके, कोई बात नहीं। जहाँ पे आपका मेरा कुछ कट जाए तो फिर से बता दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि इस दौर में जब आपको मोबाइल मिला है बच्चों, तो इस मोबाइल के साथ साथ प्लसेस भी है और माइनसेस भी ढेर सारे हैं। प्लसेस है 5%, सिर्फ 5%। माइनसेस 95% है। अगर आप 5% प्लसेस का उपयोग करने में अपना पूरा समय लगा देंगे तो 95% माइनसेस से बच जाएंगे। बचने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जितना ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा उसमें उलझना होता चला जाता है। ठीक है, आप खुद को सही जगह पे लगाइए, पॉजिटिव चलिए, निगेटिव में मत जाइए कि हम इससे बच जाएं, इससे बच जाएं, इससे बच जाएं। ये मत कीजिए। आप ये देखिए कि मोबाइल का सदुपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर्स अटेंड कीजिए, लाइव क्लास अटेंड कीजिए, जो ग्रुप में आपको बताया जा रहा है वो करिए। अगर आपके दोस्त में से कोई दोस्त ऐसा है जो किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहा है तो आप उससे चैटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह किसी व्यक्ति पे चला जाए चर्चा लेकर के, या किसी बात पे चर्चा करने के लिए चला जाए, तो तुरंत कहिए कि मुझे मम्मी बुला रही है, मुझे पापा बुला रहे हैं, कुछ काम है, बाद में बात करेंगे। मना मत करिए डायरेक्टली, क्यों संबंध खराब करना, लेकिन बात को टाल करके चैटिंग खत्म कर दीजिए और चले जाइए। ये स्मार्ट तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना समय बचाइए मोबाइल पे। आप मशीन नहीं है, बीच बीच में आपका इंटरटेनमेंट का भी मन होता है। मोबाइल को इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए, क्योंकि मोबाइल से आपको ढेर सारा पढ़ना होता है कि आपको पढ़ने के दौरान ही बहुत थका देता है। तब जब आप मोबाइल से आप इंटरटेनमेंट करते हैं तो आप इतना थक चुके होते हैं कि फिर आप पढ़ाई पर रिटर्न नहीं कर पाते। इसलिए इंटरटेनमेंट का मोबाइल के अलावा कोई दूसरा तरीका निकाल लीजिए। इंटरटेनमेंट करने का आपका हक है, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मोबाइल से नहीं करेंगे। ये कसम खा लीजिए, कम से कम 12th क्लास में। उसके बाद में आप चाहे जो करिएगा। ठीक है, और ये बात कह रहा हूँ, अगर मान पाएंगे तो फायदा होगा, नहीं होगा नहीं करेंगे तो एक अलग बात है। इंटरटेनमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। गाना गाइए, डांस कीजिए, कोई गेम खेलिए, मम्मी पापा के साथ शरारत करिए, बच्चों के बाकी बच्चों के साथ खेलिए कूदिए, सब कुछ करिए। ठीक है, लेकिन मोबाइल से एंटरटेनमेंट करने से बचिए, इसको सिर्फ पढ़ने में यूज करिए, तो 95% से बच जाएंगे, 5% का यूज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो रह गया था पर्सनल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, जल्दी से उस पर पहुंचते हैं। जो बातें मैंने बताई है इसमें से किसी को कुछ कहना है, या आपकी कोई समस्या आ रही है उस पर भी अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हो कि हम कोशिश करते नहीं हो पाता है, तो भी आप चर्चा कर सकते हैं चाहे तो। क्लास शुरू करें या किसी को कुछ कहना है? बताएं। आप सभी को ये लगता है कि आपको मोबाइल के साथ जो जो करना चाहिए आप सिर्फ वही कर रहे हैं, या लगता है कि नहीं सर कभी कभी मोबाइल का दुरुपयोग भी हो जाता है? हो जाता है। तो मोबाइल के दुरुपयोग से बचने के लिए जो मैंने आपको अपना तरीका बताया है, प्लीज इसे फॉलो करिए। इंटरटेनमेंट का हिस्सा मोबाइल से नहीं करना। बस एक खाली कसम ले लीजिए, बस आप पाएंगे कि इसका दुरुपयोग बच गया। ठीक है, मोबाइल से आप सारे काम पढ़ाई के करिए, करियर के करिए, इंटरटेनमेंट आपको दूसरे तरीकों से करता है। ठीक, किताबों से करिए, खेलने से करिए, गाने से करिए, बजाने से कीजिए, नाचने से कीजिए, चाहे जैसे करिए। चलिए, पदोन्नति के इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बच्चों? पदोन्नति के प्रकार हो गया था, प्रकार से पढ़ना था, है ना? ये सब प्रकार से पढ़ना है। चलो यस शुरू करते हैं।
पदोन्नति के प्रकार, इसमें सबसे पहले आता है संवर्ग परिवर्तन और दूसरा आता है वेतनमान पदोन्नति। संवर्ग का मतलब होता है कि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन कर दिया जाए। क्लास, संवर्ग का मतलब होता है क्लास, जैसे मान लिया आप 4th क्लास में थे, आपको 3rd क्लास में कर दिया गया, ठीक है। आप 3rd क्लास थे, आपको 2nd क्लास कर्मचारी के तौर पे प्रमोट कर दिया गया, तो ये संवर्ग परिवर्तन है। वेतनमान पदोन्नति का मतलब होता है कि आपकी वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाए। पदोन्नति के उद्देश्य की बात करते हैं। पहला उद्देश्य होता है कर्मचारियों को अधिक उत्पादकता के लिए मोटिवेट कर देना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है? संगठनात्मक पद सोपानिकी। पद सोपानिकी का मतलब होता है स्केलर चैन। स्केलर चैन, सोपान माने होता है चैन, जैसे जीने पे आप जब चढ़ते हैं सीढ़ियों पे तो स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप के बाद ही दूसरे स्टेप पे जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, नहीं तो श्रुति के जैसा हाल हो सकता है। अगर आप इधर से उधर जाने की कोशिश करें गड़बड़ हो सकता है। श्रुति अन्यथा नहीं लेंगे, बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाता है। तो पद सोपानिकी का मतलब होता है स्केलर चैन, यानी कि जैसे किसी कॉलेज को देखें तो एक पहले चपरासी है, फिर ऑफिस के कुछ कर्मचारी हैं, 3rd श्रेणी के आएंगे, उन्हें 3rd श्रेणी का बोलेंगे। 4th श्रेणी के कर्मचारी में चपरासी आते हैं, 3री श्रेणी में आते हैं क्लर्क वगैरह, ठीक है। उसके बाद में टीचर्स आते हैं, ठीक है। टीचर्स के बाद फिर प्रिंसिपल आता है, ठीक। तो ये पद सोपानिकी है, ध्यान से सुनिएगा। संगठन में पद सोपानिकी यानी स्केलर चैन काम करती है। इसमें समुचित सर स्तरों पर, आवाज नहीं आ रही है। इसकी जो उचित स्तर है, किसी को आ रही है आवाज? सर आ रही है लेकिन यस सर। ओके। पद स्केलर चैन में अगर आवाज नहीं आ रही तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाइए, नेटवर्क कभी कभी चले जाते हैं तो आवाज नहीं आती है। अगर मेरी आवाज सभी को ना आए तो सभी एक साथ बता देंगे तो मैं कुछ करूंगा, मैं इधर उधर हो जाऊंगा। फिलहाल जो है पद सोपानिकी यानी स्केलर चैन, इसका मतलब होता है कि कौन किसका सीनियर कौन किसका जूनियर, ये स्केलर चैन से डिसाइड होता है। हर संगठन में ऐसा पद होता है। इसमें समुचित स्तर पर कर्मचारियों का ज्ञान, उनकी एफिशिएंसीज का उपयोग आप कर ले। इसके लिए आप क्या करते हैं? प्रमोशन के इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इससे संगठन में प्रभावशीलता बनी रहती है और कर्मचारियों में संतुष्टि बनी रहती है। अगर संगठन प्रभावशील रहे और कर्मचारी संतुष्ट रहे तो ही आप कर्मचारियों के ज्ञान और उनकी निपुणताओं का प्रयोग कर पाएंगे। तो पदोन्नति का दूसरा उद्देश्य ये हो गया कि आप लोगों में इफेक्टिवनेस और संतुष्टि को बनाए रखने के लिए उनका ज्ञान और उनकी इफिशिएंसी का उपयोग कर पाए। इसके लिए आप पदोन्नति जैसे टूल का उपयोग करते हैं। तीसरा, संगठन के उच्च स्तर के कार्यों के लिए आवश्यक ज्ञान और निपुणताओं की प्राप्ति के लिए कर्मचारी में कॉम्पिटिटिव भावना का विकास कर पाते हैं और ऐसा करने के लिए उनमें उत्साह यानी कि एंथुसियाज्म का संचार कर पाते हैं। देखिए, प्रमोशन हमें जब दिखता है, आपने सुना होगा ना कि वो होता है कि किसी को अगर दौड़ाना है, जैसे खरगोश को दौड़ाना होता है या होता है, कहावत होती है, उसके आगे जो है कैरेट यानी कि गाजर लटका देते हैं और वो भागता रहता है, ठीक है। तो ये वैसा ही है, हम प्रमोशन का एक गाजर लटका देते हैं उसके सामने, ऐसे ही उसके माथे पे, और उसको पकड़ने के लिए भागता रहता है। एक जो है डंडे से बांध देते हैं, उसे लगता है ये आगे है, जैसे ही आगे भागेगी ये हमें मिल जाएगा। तो प्रमोशन भी ऐसा ही कुछ है। कर्मचारी खूब मेहनत करता रहता है प्रमोशन के लिए। इससे होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव भावना आती है कि प्रमोशन 4 लोग हैं, चारों लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका बेस्ट होगा उसी को प्रमोशन मिलेगा, वही सीनियर होगा, वही टीम लीडर बनेगा। तो प्रमोशन कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर करने का एक तरीका है, उनमें उत्साह संचार करने का एक तरीका है। चौथा पॉइंट, योग्य और सक्षम लोगों को संगठन के प्रति आकर्षित करना। प्रमोशन जिन जिन संगठनों में होता है, इसकी प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, उसमें योग्य और सक्षम लोग जुड़ना चाहते हैं। जहां ऐसा नहीं होता है, योग्य और सक्षम लोग वहां से खुद को हटा लेते हैं और ऐसे ही संगठनों में जाते हैं जहां पर प्रमोशन की सुविधा होती है, क्योंकि उसमें सम्मान भी बढ़ता है और सैलरी भी बढ़ती है ना। 5वां पॉइंट, परिवर्तित वातावरण में उच्च स्तर के रिक्त पदों का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए तत्पर रहने के लिए कर्मचारियों के समक्ष आंतरिक स्रोत का विकास करना। इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी बात। देखिए,
हमने पढ़ा था कि जब हम नियुक्ति कर रहे थे, यानी रिक्रूटमेंट के हमने 2 सोर्सेस पढ़े थे, बाह्य और आंतरिक। आंतरिक में हमने पढ़ा था प्रमोशन एक तरीका है कर्मचारियों को प्राप्त करने का। तो आंतरिक स्रोत का अगर आपको विकास करना है तो प्रमोशन आपने एक तरीका ही पढ़ा था। तो प्रमोशन कैसे आंतरिक स्रोत के तौर पे कर्मचारियों को पाने का साधन है, इन्होंने बताया है कि परिवर्तित वातावरण में अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज हुआ है तो जहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उससे उच्च स्तर पर अगर कोई पद रिक्त है और उसका उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहता है कोई कर्मचारी, और ऐसा उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए जो लगातार तत्पर है, उनके समक्ष ये विकल्प दे देना कि भाई आपको बाकायदा प्रमोट किया जा सकता है। तो यानी ऑप्शन दे देना कि इस नए पद पर कोई नया व्यक्ति आए ये जरूरी नहीं है, अगर आपने अपने आप को अच्छा सिद्ध कर दिया तो आपको ही प्रमोट किया जा सकता है, किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों लेके, है ना। छठा पॉइंट, कर्मचारियों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना, उन्हें उनकी पदोन्नति के अवसरों की प्रतीक्षा करने हेतु तैयार करना। जब कोई कर्मचारी अपनी पदोन्नति के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा होता है, यानी कि जैसे ही उसे कोई जिम्मेदारी मिलेगी वो उसमें जी जान से लग जाएगा, यानी कि संस्था को लाभ होगा इसका, तो हम उसके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास किस चीज में काम करेगा, किसी भी दायित्व को जब हम उसे देंगे तो वहां पर उसका आत्मविश्वास उसे उस काम को सही से अंजाम देने में मदद करेगा। यानी कुल मिलाकर के आप पूरा पदोन्नति का अब तक का जो पूरा गिस्ट देख रहे हैं वो ये कि कर्मचारियों का मोरल हाई रहता है, वो अपनी पूरी क्षमता का जो भी टास्क दिया जाता है सीनियर्स के द्वारा उसे पूरा उपयोग करने में जी जान से लगते हैं, कि इसका फायदा है ओवरऑल। पॉइंट अलग अलग है लेकिन निष्कर्ष यही है। अगला पॉइंट है कर्मचारियों में संगठन के प्रति निष्ठा बनी रहे, अपनत्व की भावना बनी रहे, इनको विकसित करना और उनके मनोबल को उच्च करना, ऊंचा रखना। मनोबल माने होता है मॉरल, यानी कि मोटिवेशन लेवल कह सकते हैं, आत्मविश्वास का स्तर भी कह सकते हैं, मनोबल, मन का बल, आत्मबल। कर्मचारियों में प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखिए रुचि वही लेगा किसी भी काम में जिसका कोई हित होगा। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्रमोशन हो तो वो रुचि लेगा, अगर किसी को लगता है नहीं जहाँ है ठीक है कोई टेंशन नहीं है तो उसे कोई बात समझ में नहीं है तो चुपचाप बैठा है, कोई बात समझ में भी आ गई तो भी चुपचाप बैठा है, जब उसे कुछ चाहिए ही नहीं। कोई भी व्यक्ति तभी सीरियस होता है जब उसे कुछ चाहिए, मन में अगर कुछ बड़ा बनने की इच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं करते, फिर आपकी किसी चीज में कोई रुचि नहीं होती है ना। अभिरुचि तभी होगी जब आपका उद्देश्य कोई होगा। कर्मचारियों का उद्देश्य अगर उन्हें मिल जाए प्रमोशन के तौर पे तो वो अभिरुचि ले पाते हैं, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी और विकासीय कार्यक्रमों में भी। नहीं तो आप उन्हें कितना भी सिखाने की कोशिश करिए वो नहीं सीखेंगे अगर उनके पास कोई अपना लक्ष्य नहीं है। प्रमोशन उन्हें एक लक्ष्य दे देता है, प्रमोशन पाने का, नए पद पे जाने का, ज्यादा सैलरी कमाने का। 9वां पॉइंट, अच्छे मानवीय संबंधों के निर्माण हेतु संगठन के प्रति वचनबद्ध और निष्ठावान कर्मचारियों को पुरस्कृत करना। ये जो है अगर आप ऐसा कर पाते हैं, वचनबद्ध यानी कि कमिटेड, और निष्ठावान माने जो लोग पूरी तरह से डिवोटेड है, ठीक है, ऐसे कर्मचारियों को आप पुरस्कृत करते हैं, ठीक है। प्रमोशन का ये उद्देश्य नहीं है बच्चों, ये प्रमोशन के माध्यम से आप लोगों को मतलब प्रमोशन के प्रति इस तरह से आप जो है यूं, अच्छा चलिए एक बार फिर से बता देते हैं इसको, जैसे हाँ नए तरीके से सुनिए। प्रमोशन जब आप किसी को देते हैं तो दरअसल जो उसकी वचनबद्धता है, जो उसने अपने वादे को पूरा करके निभाया, जो अपनी निष्ठा से उसने संगठन में कुछ अच्छा परफॉर्म किया, तो हम उसको प्रमोशन दे करके पुरस्कृत करते हैं। यानी उसका पुरस्कार प्रमोशन के रूप में हम उसे दे देते हैं, उसकी वचनबद्धता का और उसकी निष्ठा का। ये यहाँ पर पॉइंट बताया गया है। तो हमारा उद्देश्य जो है पुरस्कृत करना भी है प्रमोशन के माध्यम से। 10वां पॉइंट, श्रम संघों का संगठन के प्रति विश्वास अर्जन करना। देखिए श्रम संगठन हमेशा एक्टिव बने रहते हैं मैनेजमेंट के, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ वो चले, हम उन्हें साथ के रख सके, उनको अपना बना के रख सके। तो अगर हम उन्हें समय समय पे जो निष्ठावान और वचनबद्ध अच्छे कर्मचारी अगर हम उनको प्रमोट करते रहेंगे तो हम उन्हें बता सकते हैं, कारण दे सकते हैं कि भाई हम आपके हैं, हम आपके अच्छे कर्मचारी को देखिए प्रमोट भी कर रहे हैं, बाहर से किसी को अपॉइंट नहीं कर रहे। जब बाहर से किसी का अपॉइंट किया जाता है तो श्रम संघ इसका विरोध करते हैं, और प्रमोशन जब इंटरनल ही सोर्स यूज किया जा रहा है तो ये
श्रम संघों को अच्छा लगता है, तो इससे उनके प्रति विश्वास बना रहता है। ये कुछ प्रमोशन के उद्देश्य थे। इनमें 10 पॉइंट में से किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। किसी भी पॉइंट में अगर किसी को सर फिफ्थ वाला एक बार फिर से बता दीजिए। फिफ्थ है परिवर्तित वातावरण में, यानी कि बदले वातावरण में उच्च स्तर के जो रिक्त पद हैं, यानी कि जैसे मान लें कोई कर्मचारी क्लर्क लेवल पे काम कर रहा है और हेड क्लर्क का पद रिक्त है, ठीक है। अब हेड क्लर्क पर वह चाहता है कि उसका उत्तरदायित्व उसे मिल जाए, ठीक है। ऐसा उस बड़े पद को, उच्च स्तर का जो खाली पद है, उसके उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए कोई कर्मचारी तत्पर है, तो उसके समक्ष हम आंतरिक स्रोत का विकास करें। प्रमोशन के माध्यम से हम बताते हैं कि आंतरिक स्रोत जो है, इससे आप जुड़ सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। एक आंतरिक स्रोत का विकास कर रहे होते हैं प्रमोशन के माध्यम से, कि जो कर्मचारी है उसे लगे कि हाँ, यहाँ पर हम भी जा सकते हैं, क्योंकि संस्था आंतरिक स्रोत पर भी विचार कर रही है। हेड क्लर्क के तौर पर केवल बाह्य स्रोत के तौर पे हम बाहर से उसे अपॉइंट नहीं करना चाह रही है संस्था। संस्था ये भी देख रही है कि अगर अंदर से कोई अच्छा कर्मचारी मिल गया जो हेड क्लर्क के तौर पे काम कर सकता है, तो उसे भी मौका दे सकती है या बाहर से भी ले सकती है। लेकिन विकल्प एक ये भी उन्हें दे देना, ये 5 मिनट है, ठीक है। और कोई पॉइंट? इसके बाद है पदोन्नति के आधार कौन कौन से हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, पदोन्नति के जो 2 आधार है आप पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो है योग्यता, यानी कि एबिलिटी या एलिजिबिलिटी भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों आएंगे। और दूसरा है सीनियरिटी, वरिष्ठता, ठीक है। ये 2 प्रमुख आधार है, ठीक है। पदोन्नति का आधार है वरिष्ठ अधिकारियों की सिफारिश, यानी कि रिपोर्ट जो आपके सीनियर्स आपकी बना के देते हैं, ठीक है। उन्हीं के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति हो पाती है। दूसरा, जो श्रम संघ होते हैं उनकी दृष्टि से उनका ये मानना है कि जो सीनियर है उनकी जो रिपोर्ट है वो गलत होती है, वो कभी कभी पक्षपात से पूर्ण होती है। तो श्रम संघ इसकी वकालत करते हैं कि भाई सीनियरिटी के आधार पे आप प्रमोशन दीजिए, ठीक। लेकिन जो सीनियर है या जो मैनेजर्स है वो ये चाहते हैं कि जो उनका परफॉर्मेंस है उसके आधार पे प्रमोशन मिले, कम से कम निजी क्षेत्र में। तो ये एक प्रबंधन में और श्रम संघों में एक पैदाइशी या यूं कह लीजिए कि हमेशा चलने वाला एक संघर्ष है पदोन्नति को लेकर के, कि वो चाहते हैं कि सीनियरिटी के आधार पर हो श्रम संघ, और मैनेजमेंट चाहता है कि परफॉर्मेंस के आधार पर हो, योग्यता के आधार पर। लेकिन इसी के बीच में कोई एक संतुलन बनाया जाता है और पदोन्नति दी जाती है, ठीक है। योग्यता के आधार पर जो पदोन्नति है उसको यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है। इसमें क्या होगा जल्दी से देखते हैं। इसमें हम यह आकलन करते हैं कि कोई भी कर्मचारी नए या ऊंचे पद पर जाने के लिए कितना योग्य है, ठीक है। उसमें नए पद पर सफल होने की संभावना कितनी, इन सारी बातों को ध्यान करके ही पदोन्नति की रिकमेंडेशन उसकी की जाती है। ये नहीं देखा जाता कि वो कितना सीनियर है या कितना जूनियर है। इसमें कभी कभी जूनियर्स को भी सीनियर के रूप में सीनियर्स के ऊपर बिठा दिया जाता है। ये सुनने में ऑड लगता है, लेकिन ऐसा होता देखा जाता है, ठीक। इसके अलावा योग्यता के आधार पर कुछ लाभ होते हैं और कुछ दोष भी हैं। आज आपका काम है कि आप इन लाभों और दोषों को अपनी तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर जो पदोन्नति होती है उसमें क्या चीजें होती हैं, क्या गुण है, क्या दोष है, आपका आज का काम है कि आप इन्हें पढ़ें अच्छे से। कल हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, आप सब क्लास से जुड़े, आपकी सीरियसनेस अच्छी है, अच्छा लगा। उम्मीद करेंगे सुहानी आगे आगे से जब कभी जुड़ेगी तो कैमरा ऑन कर सकेगी। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, सीखते रहे ऐसे ही। और जो कहा है आज की बातों का ध्यान रखिएगा, मोबाइल से एंटरटेनमेंट नहीं करना है, बाकी सब करिएगा मोबाइल से, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस। सर नमस्ते।